कहानी की स्टार्टिंग एक लड़के को दिखाते हुए होती है जिसे उसकी फियांसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसे फोर्स कर रही होती है कि वह इस बाहरी से जेसीबी को उनके बैठने के साथ उसे अपनी बॉडी के पावर से खींचे। लड़का इतना मासूम होता है कि वह अपने फियांसे की इस बात को भी मान लेता है और जैसे जैसे वह उसे करने के लिए कह रही होती है वह वैसे वैसे करते ही जा रहा होता है। भले ही उसे बहुत ज्यादा पेन होता है लेकिन फिर भी वह नहीं रुकता है। तभी वह जोर से चिल्लाता है और उसकी आंखों के सामने उसकी कुछ पुरानी यादें घूमने लगती है। पता चलता है कि आज से 300 साल पहले कुछ पावरफुल लोग मिलकर किंग पैलेस को हथियाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने चुन कर टीम बनाई और उनकी टीम बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बनी और फिर उन्होंने अपने प्लान के मुताबिक किंग पैलेस को चारों तरफ से घेर लिया और वह किंग पैलेस को हराने में कामयाब भी हो चुके थे, क्योंकि किंग पैलेस की तरफ से सिर्फ वहाँ की ग्रेट गार्डियन ही लड़ रही थी, इसीलिए वह लोग जीत रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पे किंग पैलेस का प्रिंस आ जाता है जिसका नाम लिंगबा होता है। वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होता है और साथ ही वह पवित्र गुरु मास्टर भी होता है। वो यहाँ पे आता है और थोड़ी देर के अंदर इनके सभी पार्टनर को एक एक करके खत्म कर देता है। इसके बाद वह अपनी शक्तियों से अपनी आत्मा को 5 हिस्सों में बांटता है और उसके बाद अपने मंत्रों से उजागर करते हुए अपने आप और अपने पर्पल तलवार को बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली करता है और उसके बाद वह लगभग सभी को खत्म कर देता है। लिंगबाओ को अपनी याद आ चुकी है, लेकिन कमजोर होने की वजह से वह वहीं पर गिर जाता है और जब उसके फियांसे और उसका बॉयफ्रेंड उसे इस हालत में देखते हैं तब वह उसकी मदद नहीं करते हैं। वह उसे मरने के हवाले वैसे ही छोड़कर वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें ड्रैगन किंगडम का किंग पैलेस वापस से दिखाया जाता है, जहाँ पे लिंगबाओ की तलवार होती है। तलवार अचानक से 7 रंगों के साथ शाइन करने लगती है और उसमें से तेज रोशनी निकलने लगती है, जिससे ग्रेट गार्डियन को यह पता चल जाता है कि उनके गुरु लिंगबाओ की याददाश्त वापस आ चुकी है और वह वापस आकर इस दुनिया पर राज करने वाले हैं, जिसके लिए वो अपने सभी सैनिकों को बुलाती है ताकि वो लिंगबाओ से जाकर मिल सके। दूसरी तरफ लिंगबाओ को भी थोड़ी देर के अंदर होश आ जाता है। उसके ये सारी यादें आ चुकी होती है और उसे पता होता है कि वो कोई आम इंसान नहीं है, वो तो ड्रैगन किंगडम का होली मास्टर है। और तभी हमें वापस से वही प्लेस पैक दिखाया जाता है जहाँ पे हम लिंगबाओ को देखते हैं जिसने लगभग सभी पूरी शक्तियों को खत्म कर दिया होता है। लेकिन इन सारी चीजों में इसकी हालत भी बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका होता है, इसलिए वह मानव दुनिया में छिपने का फैसला करता है और जाने से पहले अपने पर्पल तलवार को 4 हिस्सों में बांट देता है। एक तलवार उसके ड्रैगन किंगडम की हिफाजत करेगी और 3 तलवार बॉर्डर की हिफाजत करेगी ताकि उसके ना रहने के बावजूद भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सभी तलवार को उनकी जिम्मेदारी सौंपने के बाद लिंगबा वहां से चला जाता है। लिंगबाओ को अब सब कुछ याद आ गया था कि वह कौन है और यहाँ पे वह क्या कर रहा है। थोड़ी देर के अंदर यहाँ पे ग्रेट गार्डियन आ जाती है, सैनिकों के साथ आती है। साथ वह लिंगबाओ को देखते ही उसके सामने झुक जाती है और फिर वह उसके पर्पल तलवार का पहला पार्ट उन्हें दे देती है। तलवार को देखकर लिंगबाओ काफी खुश होता है। फिर गार्डियन लिंगबाओ के बॉडी पे लगी हुई जंजीरों को नोटिस करती है और उनसे पूछती है कि यह सारी चीजें कैसे हुई। लिंगबाओ बताता है कि यह सारी चीजें उसके फियांसे ने की है। गार्डियन को इस बात से काफी गुस्सा आता है, वह उसे सजा देना चाहती थी, लेकिन लिंगबाओ उसे छोड़ देता है और कहता है कि इस पे ध्यान मत दो, क्योंकि मुझे सबसे पहले अपने सभी तलवारों को इकट्ठा करना होगा ताकि मैं शक्तिशाली हो सकूं, इसलिए जो सबसे जरूरी है उस पे ध्यान देना चाहिए। यह सुनकर गार्डियन उसकी बाकी तलवारों के बारे में उसे बताने लगती है कि जब वह नहीं था तो किस तरीके से कुछ पावरफुल फैमिली ने बॉर्डर की हिफाजत करने वाली तलवारों को ही चुरा लिया ताकि वह इससे अपनी इज्जत को बढ़ा सके और अपने रुतबे को दिखा सके। लिंगबाओ इसे काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वह कहता है कि वह किसी को भी नहीं छोड़ेगा जिसने भी उसकी तलवारों को चुराने की हिम्मत की है। इसके बाद वह अपने पहले तलवार के बारे में पूछता है। गार्डियन पहले तलवार के बारे में बताती है कि पहला तलवार चू फैमिली के पास है और फिलहाल में उन्होंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज किया है जहाँ पे चू फैमिली अपने ग्रेट डॉटर के लिए हस्बैंड चूज कर रही है, जिसके लिए वह उस तलवार का यूज करने वाली है। लिंगसाओ को यह बात बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है कि उसकी तलवार को इस तरीके से यूज किया जा रहा है। दूसरी तरफ हम चू पैलेस का सीन देखते हैं जहाँ पे पार्टी में काफी सारे लोग आए होते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं कि अगर कोई पर्सन उस तलवार को निकाल देता है तो वो बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली होगा, क्योंकि उसे चू परिवार की सबसे सुंदर महिला के साथ चू परिवार की पूरी संपत्ति भी मिल जाएगी। थोड़ी देर के अंदर यहाँ पे चू फैमिली की डॉटर आती है जिसका नाम लिंगसी होता है और वो एक वॉरियर होती है, इसलिए उसका एटीट्यूड भी काफी लड़कियों से थोड़ा अलग होता है। वो यहाँ पे आते ही अपने बारे में बताने लगती है कि वह बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए वह अपने लिए पार्टनर भी शक्तिशाली ढूंढ रही है, जिसके लिए अगर कोई उसे पाना चाहता है तो उसके तरीकों को उन्हें फॉलो करना ही पड़ेगा। फिर वो लिंगबाओ की दूसरी तलवार के बारे में बताने लगती है। वो यहाँ पे झूठ बोल रही होती है और शो ऑफ कर रही होती है कि इस तलवार को उसके परिवार द्वारा बड़े लोगों द्वारा दिया गया है, क्योंकि उसका परिवार बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और ईमानदार है। दूसरी तरफ लिंगा भी इस पार्टी में आता है जो कि बहुत ही गुस्से में होता है। अंदर सभी लोग उस तलवार को देखकर काफी खुश होते हैं और ट्राई करने के बारे में सोच रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि आखिर वो कौन पर्सन होगा जो कि इतना शक्तिशाली होगा जो कि इस तलवार को उसके म्यान से बाहर निकाल सके। तभी एक चश्मे वाला लड़का आगे बढ़ता है उस तलवार को उसके मन से बाहर निकालने के लिए, लेकिन वह तलवार को हिला भी नहीं पा रहा होता है, इसलिए वह अपना बार बार तरीका चेंज करने लगता है। लेकिन बार बार कोशिश करने के बावजूद भी वह असफल रहता है, इसलिए वह अपनी नाकामयाबी छुपाते हुए कहने लगता है कि यह पवित्र गुरु का तलवार है, आखिर कोई आम इंसान इसे कैसे निकाल सकता है। अगर किसी के पास आध्यात्मिक ऊर्जा है तो
वह यह ट्राई करे, क्योंकि ऐसे तो इस तलवार को निकालना नामुमकिन है। यह सुनकर लू परिवार का यंग मास्टर, जो वह भी इस पार्टी में आया होता है, वो इस लड़की की बात सुनाता है और कहता है कि तुम नाकारा हो। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई और इस तलवार को उसकी म्यान से बाहर नहीं निकाल सकता। मैं आसानी से उस तलवार को बाहर निकाल सकता हूँ, क्योंकि हर दिन मैं जिम में 1000 पाउंड आसानी से उठा लेता हूँ। ऐसा कहते हुए वो सबके सामने शो ऑफ करते हुए उस तलवार को उठा लेता है, लेकिन वो उस तलवार को उसके म्यान से बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि यह तलवार 100 पाउंड से भी ज़्यादा की होती है। वो भी कई बार कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वह उस तलवार को बाहर नहीं निकल पाता है। और तभी बाहर से एक आवाज़ आती है, मेरी तलवार को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें सभी को सजा दूंगा। आवाज़ सुनते ही सभी सहम जाते हैं। दरवाज़ा ओपन होता है और सामने से लिंगाऊ आता है और लू फैमिली के इन मास्टर के पास आते ही मुझसे कहता है कि मेरी तलवार को छूना छोड़ दो। लिंबाओ की ठेसने लिखती की वजह से सभी लोग उसे पहले से ही जानते थे कि वह साउ फैमिली का गुलाम है। 3 साल पहले लिंबाओ ने साउ फैमिली के बूढ़े बुजुर्ग की मदद की थी, जिस वजह से वह उसे इम्प्रेस हो गए और अपनी पोती की शादी उससे तय कर दी। लेकिन परिवार का कोई भी ऐसा पर्सन नहीं था जो कि चाहता था कि इन दोनों की शादी हो, सो इसलिए सभी लोग यहाँ पे भी उसे नौकरों जैसा बिहेव कर रहे होते हैं। यह देखकर वो उसे कहता है कि मैं इस पार्टी में 2 कारण से आया था, एक तो तुम्हारे साथ रिश्ता तोड़ने के लिए और दूसरा इस तलवार को अपने साथ लेकर जाने के लिए। फिर वह अपने पास से शादी के पेपर्स निकालता है और एंगेजमेंट को कैंसिल करते हुए उसे टुकड़ों में फाड़कर हवा में फेंक देता है। जैसे वह ऐसा करता है, टुकड़ों से रोशनी निकलती है और यहाँ पे जितने भी गेस्ट आए होते हैं उनके माथे पे लाल कलर से यह लिख जाता है कि आप जैसा करोगे आपके साथ वैसा ही होगा। इस चीज़ से सभी गेस्ट काफ़ी गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि तुम्हें यह कौन सी गंदी चाल चली है। लिंबाओ कहता है कि यह तो कुछ भी नहीं है, जिसने जो किया है उसको उतना सजा तो जरूर मिलेगा। तुम सबको एक एक करके मैं सजा दूंगा। यह सुनकर सभी उसे कहते हैं कि अच्छा, तुम्हें क्या लगता है एक छोटे से बदबूदार नौकर की तुम हमें सजा दोगे। यह सुनकर वो कहता है कि वो कोई नौकर नहीं है, वो ड्रैगन किंगडम के किंग पैलेस का पवित्र गुरु है। यह बात सुनकर मेहमान हंसने लगते हैं। वही लू फैमिली का यंग मास्टर इस बात से गुस्सा हो जाता है। आखिर यह गरीब इंसान किसी बड़े और पावरफुल की आइडेंटिटी कैसे चुरा सकता है। इससे भी आगे बढ़ती है और कहती है कि जो तुमने किया है तुम्हें उस बात का सजा जरूर मिलेगी। वो कहती है कि वह सबके सामने झुककर अपनी गलती की माफी मांगे, लेकिन लिंबाओ इसके खिलाफ होता है। वह माफी मांगने से मना कर देता है। तब अपने खतरनाक बॉडीगार्ड को बुलाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और क्रूर दिखाई दे रहा होता है। वो यहाँ पे आता है और अपने वेपन से लिंबाओ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही लिंबाओ तेजी से अपना पैर जमीन पर मारता है, जिससे काट के जो टुकड़े होते हैं वह उसके हाथ में आ जाते हैं और फिर वह उसका यूज करते हुए थोड़ी देर के अंदर इस खतरनाक बॉडीगार्ड को भी चित कर देता है। लिंसी इससे भी नहीं डरती है, कहती है कि उसके पास पवित्र गुरु का दिया हुआ तलवार है, जिसका यूज करके वह थोड़ी देर के अंदर इसे खत्म कर देगी। लिंबाओ कहता है कि जिस तलवार के दम पर तुम इतना ज्यादा उछल रही हो ना, वो मेरे एक इशारे पे मेरे पास खींचा चलाएगा। यह सुनकर वो उसे कहती है कि मजाक है क्या, यह पवित्र गुरु की तलवार है ना कि किसी की गुलाम की, जो तुम्हारे इशारे पे तुम्हारे पास आ जाएगा। लेकिन जैसे ही लिंबाओ अपने तलवार को अपने पास आने का इशारा करता है, तलवार के अंदर ऊर्जा प्रकट होती है और तलवार रोशनी के साथ जोर से हिलने लगता है। लिंबाओ जैसे जैसे इशारा करता है, तलवार लिंग के हाथ से छूट जाता है और जिस तरीके से वो उसे घूमने के लिए कहता है, वह आसमान में तेजी से गोल दिशा में घूमने लगता है और फिर लिंबाओ के उसे अपने पास बुलाता है और तलवार उसके इशारे पे उसके हाथ में तुरंत चली जाती है। यह देखकर सभी हैरान हो रहे होते हैं। तब वह कहता है कि तुम्हारी हैरानी को मैं और बढ़ा देता हूँ और फिर वह तलवार को उसके म्यान से बाहर निकालने लगता है। तलवार बहुत ही स्मूदली उसके हाथों से उस म्यान से निकलने लगता है और जो कि लोगों को यह बात बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देती है, क्योंकि कई 100 साल से इस तलवार को कोई भी उस म्यान से बाहर नहीं निकाल पाया था। लेकिन फिर भी लिसे इस बात को सीरियसली नहीं लेती है। वो कहती है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, उतना तो मैं भी निकाल सकती हूँ। यह सुनकर वो कहता है कि अच्छी बात है और फिर वो अपने दूसरे इशारे पे तलवार को पूरी तरीके से उस म्यान से बाहर निकाल देता है। तलवार तेज सफेद रोशनी के साथ साइन कर रही होती है। तो उसके बाद वह तलवार को सीधा लू फैमिली के यंग मास्टर के ऊपर तान देता है। यह भी सोच रहा होता है कि अपनी पावर से भारी पहाड़ को हिला सकता है, लेकिन वह इस तलवार को बाहर नहीं निकाल पाया। तो आखिर इसने यह कैसे कर दिया। भीड़ भी सोच रही होती है कि आखिर इस गुलाम में ऐसी कौन सी खास शक्ति है जिससे वह इतना बड़ा काम कर दिया। फिर लिंबा अपनी तलवार के ऊपर बस अपने खून का एक कतरा डालता है, जिस वजह से तलवार के अंदर जो लाल ड्रैगन होता है वह भी लोगों के सामने आता है। फिर वो तलवार को सीधा लिंसी के ऊपर टांग देता है और कहता है कि मैंने मियां से तलवार को बाहर निकाल दिया, अब बताओ तुम क्या करोगी। लिंसी कहती है कि यह मत सोचो कि तुमने उस तलवार को मियां से बाहर निकाल दिया तो तुम मुझसे शादी कर लो। लिंग बाबू भी कहता है कि मुझे तुम्हारे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं तुमसे शादी करूँ। अब कोई लिंसी जैसी खूबसूरत लड़की को रिजेक्ट करे तो उसे काफ़ी ज़्यादा तो बुरा लगेगा ही, इसलिए वो कहती है कि यह मत सोचो कि तुमने तलवार को निकाल दिया तो तुम बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो, तुम कोई पवित्र गुरु नहीं हो, तुम ढोंग कर रहे हो। इस तलवार को तुमने किसी चीटिंग के थ्रू बाहर निकाला है। तलवार निकल जाने के बाद भी कोई भी उसके ऊपर भरोसा नहीं कर रहा होता है कि इसने इस तलवार को अपनी काबिलियत से बाहर निकाली। और कई लोग
किंग पैलेस का पवित्र गुरु है वह तो इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हैं। इसलिए सभी गेस्ट उस तलवार को लिंची को वापस देने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि तुम उस तलवार के लायक नहीं हो। लिंसी भी 2 बड़े बॉक्स आते हैं जो कि पूरे सोने के बिस्किट से भरे होते हैं, जिसे वह लिंग बाऊ को देते हुए कहती है कि इसे ले लो और तलवार को सौंप दो, क्योंकि तुम तो एक गुलाम हो और तुम्हारे लिए इतने पैसे काफी है। लेकिन लिंग बाऊ पैसे लेने से मना कर देता है और कहता है कि अगर तुम्हें मेरी तलवार चाहिए तो तुम आकर इसे ले सकती हो। यह सुनकर वो गुस्से में आगे बढ़ती है। जैसे ही वह तलवार को आगे से पकड़ती है, लिंग बाऊ तलवार को छोड़ देता है और तलवार इतनी ज्यादा भारी होती है कि वह नीचे ही गिर जाती है। इसके बाद लिंसी तलवार को हिला भी नहीं पाती है। वो बार बार कोशिश करती है लेकिन तलवार इतनी भारी होती है कि वह कुछ नहीं कर पाती है। वह कहती है कि तुमने इस तलवार के साथ क्या किया। तभी चश्मे वाला लड़का भी उसकी मदद करने के लिए आगे आता है और वह भी तलवार को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे भी तलवार नहीं उठती है। लो फैमिली का यंग मास्टर वो कैसे पीछे हट सकता है, वो भी आगे आता है और तलवार को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तलवार अब भी बहुत ज्यादा भारी हो गई है, जिस वजह से ये तीनों उस तलवार को उठा नहीं पा रहे होते। यह देखकर लिंग बाऊ उस तलवार को उठाने के लिए झुकता है, लेकिन लिंसी उसे रुकती है और कहती है कि तुमने इस बार उस तलवार को गंदा कर दिया है। दूसरी बार उस तलवार को छूने की हिम्मत मत करना, क्योंकि वो हमारा खजाना है। लिंग बाऊ कहता है कि खजाना वो तो मेरा सिंपल सा तलवार है जो कि सिर्फ और सिर्फ मेरी बातें सुनता है। यह सुनकर वो उसे कहती है कि यह कोई पालतू जानवर नहीं है जो कि सिर्फ तुम्हारी बात सुनेगा। यह एक तलवार है और इसका नाम है लड़ाई में हमारा साथ देना। लिंग बाऊ कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा कि तलवार मेरी बातें सुन सकती है, तो चलो मेरे साथ एक शर्त ही लगा लो। सच में वाला लड़का और यंग मास्टर भी सोच रहे होते हैं कि क्या पागल लड़का है, तलवार उसका शिर से कैसे सुन सकता है। कंसी की माँ कहती है कि सच में यह लड़का पागल हो गया है, अगर इसकी तलवार इसकी बात सुनती है तो मैं इसके सामने झुककर इससे माफी मांगूंगी। उनसे भी कहती है कि ठीक है, अगर यह तलवार तुम्हारी बातें सुनती है तो मैं अपना पद तुम्हें दे दूंगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगी। पाऊ कहता है कि वैसे तो मुझे तुम्हारे पद से कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन जिस तरीके से तुम लोग हो जैसे पत्ते, उस तरीके से तुम हमारे किंगडम पैलेस को बर्बाद कर सकते हो, इसलिए तुम सभी को सबक सिखाना जरूरी है। ऐसा कहते हुए वह अपनी दिव्य तलवार को आवाज देता है कि वह खड़ी हो जाए। उसकी आवाज पर तलवार जोर से हिलने लगती है और खड़े होने की कोशिश करने लगती है। फिर वह उसके इशारे पर उठ खड़ी होती है और उसके चारों तरफ से घूमने लगती है और फिर वह उसके सामने आकर थोड़ी देर में उसे प्रणाम कर रही होती है और उसका स्वागत कर रही होती है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 4 बार वह दिव्य तलवार लिंग बाऊ को चारों तरफ घूमती रहती है और उसका स्वागत करते हुए उसे आदर के साथ प्रणाम करती है और उसे अपना गुरु भी कह रही होती है, जिसे देखकर लोग डर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि तलवार कैसे बात कर सकती है। तलवार को किसी के सामने सिर झुकाते हुए और बात करते हुए, किसी को गुरु कहते हुए किसी ने भी इस तलवार को यह सारी चीजें करते हुए नहीं देखा था। इसलिए यह सारी चीजें जब इन लोगों के सामने पहली बार होती है तब यह मास्टर कहता है कि शायद यह इस लड़के की चालबाजी है, यह इसका ट्रिक है। ऐसा कहते हुए वह उस तलवार को हटाने के लिए आगे जाता है, लेकिन जैसे तलवार को पकड़ता है वह जोरदार कर देती है, जिस वजह से वह दूर हट जाता है। बाऊ कहता है कि यह मेरी तलवार है और उसे छूने के लिए पावर छूना जरूरी है। तुम इतने पावरफुल नहीं हो कि मेरी तलवार को छू भी सको। पहले मेरी तलवार शांत थी, इसलिए जो चाहे उसे टच कर लेता था, लेकिन अब मेरी तलवार जाग गई है, जो इसके पास आने से भी पहले 1000 बार सोच लेगा। लिंसी ये सारी चीज देखकर बहुत ही ज्यादा डर गई होती है। वो लिंग बाऊ से कहती है कि आखिर तुम कौन हो। लिंग बाऊ कहता है कि मैं कई बार बता चुका हूँ कि मैं हूँ ड्रैगन किंगडम किंग पैलेस का प्रिंस पवित्र गुरु, और तुम सभी को हारने के लिए बाद अपने वादे को पूरा करना होगा। लिंग से यह बहुत ही ज्यादा डर गई होती है, इसलिए वादे के अनुसार वह अपने क्लिप को दोनों देने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी फैंसी उसे रोकती है और लिंग बाऊ के बारे में बताने लगती है कि वह कई साल तक उसके घर पे यह रहा था नौकर की जिंदगी जीते हुए। अगर वह इतना बड़ा आदमी होता तो उसके घर पे नौकर की जिंदगी क्यों जीता। लोग सभी उसकी बातों पर भरोसा कर लेते हैं और फिर वह अपने आप से अनुमान लगा लेते हैं कि शायद इस तलवार ने गलत मालिक को चूज कर लिया है। लिंसी भी इन सभी की बातों में आ जाती है और कहती है कि अगर यह सच हुआ, तुम सच में पवित्र गुरु हुए, तो मैं तुमसे माफी मांगने के लिए तुम्हारे पैलेस तक आऊंगी, लेकिन अगर तुमने झूठ बोला है तो मैं तुम्हें यहीं पे खत्म कर दूंगी। ऐसे कहते हुए वो यंग मास्टर उस पर हावी होने की कोशिश करते हैं और तलवार को उससे छीनने की कोशिश करते हैं, जिसमें लिंग बाऊ काफी गुस्सा हो जाता है और उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता है कि कोई आम इंसान उसे टच भी करे, इसलिए वह गुस्से में अपना पैर जमीन पर मारता है, जिस वजह से जो फोर्स निकलता है वह इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि लोग उससे दूर जाकर गिरते हैं। इनसे भी सोचती है कि इतना सारा पावर होने के बाद कोई इसे कैसे हरा सकता है, लेकिन लिंग बाऊ कहता है कि तुम्हारी शक्ति तो मेरे सामने चींटी के बराबर है। तभी यहाँ पे किंग पैलेस के देखभाल करने वाले मार्शल ऋषि जंग फेंग आते हैं। गेस्ट उन्हें बताते हैं कि सामने वाला इंसान अपने आप को पवित्र गुरु कह रहा है। यह सुनकर जब उन्हें देखते हैं तो उनके हाथ में दिव्य तलवार को देखते हैं, तब उनके सामने झुक जाते हैं। भीड़ उनसे पूछती है कि क्या पवित्र गुरु के चेहरे को देखकर उन्हें पहचान सकते हैं कि वह दिव्य गुरु है या फिर नहीं। मार्शल से बताते हैं कि वह इतनी भाग्यशाली नहीं है कि उन्होंने आज पवित्र गुरु को देखा है, उन्होंने बस उसकी छवि देखी है और इस तलवार को देखा है। यह सुनते ही यह लोग उसे लिंग बाऊ के बारे में बताने लगते हैं कि यह झूठा इंसान है, पता नहीं कैसे उसके
दिव्य तलवार को अपने हाथ में ले लिया है। यह कई सालों तक साउ फैमिली का नौकर रहा है और इसने पता नहीं कैसे इस तलवार को अपना लिया है। यह सुनकर वो लिंबा को मारने के लिए अपनी तलवार को निकालता है और सीधा उसके ऊपर वार कर देता है, लेकिन लिंबा बहुत ही तेजी से के साथ उसके तलवार को बीच से ही रोक देता है और आगे की तलवार के पार्ट को अपनी उंगली के सहारे ही तोड़ देता है और फिर वो अपनी तलवार को मार्शल आर्ट ऋषि के ऊपर तान देता है और वो उसे मारने वाला होता है, लेकिन भीड़ इससे डर जाती है। वो उसे समझ जाती है कि वो ऐसा ना करे तो उसकी भी जान खत्म हो जाएगी। और तभी यहाँ पे ग्रेट गार्डियन आ जाता है, जो कि अपने साथ सोने से बने हुए एक चेयर को लाती है, जो कि पवित्र गुरु का होता है। वो उसे सामने रखती है और पवित्र गुरु लॉन्ग भी जाकर बैठ जाता है। यह देखकर वहाँ से उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ग्रेट गार्डियन उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि यह मेरे गुरु के लिए है। वीर उन्हें समझाती है कि यह कोई पवित्र गुरु नहीं, यह तो एक धोखेबाज है जो कि साउ फैमिली का नौकर है। तब ग्रेट गार्डियन उसे भी थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि यह मेरे गुरु है, मैं तुम सभी को कितनी बार बताऊँ। यह सुनकर असल आर्ट ऋषि भी समझ जाता है कि लिंग लाओ ही असली पवित्र गुरु है, इसलिए वो उनसे सामने झुककर अपने किए गए गलती के लिए माफी मांगने लगता है। फिर उसे देखकर सभी डरते डरते बारी बारी से सभी उसके सामने झुक जाते हैं। लिंग लाओ कहता है कि अब जाकर लोगों को समझ में आया कि मैं कौन हूँ, लेकिन सबसे पहले मेरे सामने जो झुका था, सबसे पहले मैं उससे ही शुरुआत करना चाहता हूँ। फिर वो मार्शल आर्ट ऋषि के सभी गलत काम एक एक करके उजागर करने लगता है और उससे पूछने लगता है कि बताओ तुमने यह सारी चीज़ें कैसे की। और क्योंकि पहले तो वह उसे कुछ नहीं बताता, लेकिन जिस तरीके से लिंबा उसे टॉर्चर करता है, उसे पूछने जाता है, वह सारी बातें एक एक करके बताने लगता है। वह बताता है कि उसे यहाँ एक राजा बनना था, जिसके लिए उसने कई सारे बुरे काम किए और उसके नाम का यूज करके अपने आप को इतना ज़्यादा शक्तिशाली बना लिया है कि कोई उसके आसपास आने से भी डरता है। बाऊ को यह बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है कि एक तो इसने इतने सारे गलत काम किए, ऊपर से उसका नाम यूज़ किया, जिस वजह से वह अपनी तलवार को आज्ञा देता है कि वह उसे बुरी तरीके से टॉर्चर करे। इसके बाद मार्शल आर्ट ऋषि की बहुत ही बुरी तरीके से खातिरदारी होती है और उसके बाद लिंग बाऊ अपनी तलवार को आदेश देता है कि और उसके आदेश पे मार्शल आर्ट ऋषि को तलवार पूरी तरीके से खत्म कर देती है। फिर बारी आती है लिंगसी की गलतियों की कि लिंबा उसके पास आता है और उसकी भी गलतियों को वो एक एक करके गिनाने लगता है। लिंगसी को अपनी गलती का एहसास होता है, इसलिए वो उसे माफ़ी मांग रही होती है, लेकिन वो उसे माफ़ नहीं करता है, बल्कि वो उसकी पोस्ट को उससे छीन लेता है। फिर लिंबा ग्रेट गार्डियन तलवार से तीसरे अमर तलवार के बारे में पूछती है। वह बताती है कि उसे दूसरे अमीर परिवार द्वारा उसे हिडन विला में छुपा कर रखा गया है। यह सुनकर वह उस तलवार को लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसकी फियांसे उसके सामने आ जाती है और उसके नाम से उसे रोकने की कोशिश करती है। लिंग बाऊ को गुस्सा आता है कि कोई उसका नाम ले और इसके बाद गार्डियन आगे होकर उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे गुरु का नाम लेकर उन्हें पुकारो। इसके बाद लिंबा अपने फियांसे से कहता है कि तुम्हें जीवन में एक मौका मिला था कि मुझे शादी करके स्वर्ग की रानी बन जाओ, लेकिन तुमने वह मौका गंवा दिया। वह दूसरा मौका लेने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे कहता है कि लाइफ में कभी कभी मौके सिर्फ एक ही बार दिए जाते हैं और फिर वह वहाँ से चला जाता है तीसरे अमर तलवार को हासिल करने के लिए। और उसके जाते ही यहाँ पे भवन के मालिक आ जाते हैं, जो कि 4 युद्ध देवता में से यह भी एक युद्ध देवता होते। आकर पूछते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा था, इतना ज़्यादा हंगामा क्यों हो रहा था। साथ ही अब सभी लोग उन्हें लिंबाऊ के बारे में बताने लगते हैं कि यहाँ पे एक पर्सन आया था जो कि अपने आप को पवित्र गुरु कह रहा होता है। उसने अपने साथ अमर तलवार को भी लेकर चला गया। यह सुनकर वो उसे कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि पवित्र गुरु को काफ़ी समय से लापता है। यह तो हो ही नहीं सकता कि पवित्र गुरु आए और हम सभी को पता ना चले, वो कोई फ्रॉड होगा। अब यह सुनकर सब अनुमान लगा लेते हैं कि लिंबा कोई फ्रॉड इंसान था जो कि मर्द तलवार को अपने साथ लेकर चला गया। इसलिए वह डिसाइड करते हैं कि वह उसे ढूंढकर अच्छी तरीके से सबक सिखाएंगे। इन्हें पहले से पता था कि वह कहाँ पे जा रहा है, इसलिए वह उसके रास्ते में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। जिस रास्ते में वह जा रहा था उस हिडन वैली तक पास ही में बॉर्डर था, इसलिए वहाँ पे पहले से ही काफ़ी सारे सैनिक थे और भवन का मालिक पहले ही फोन करके उसे आगाह कर देता है लिंबाऊ के बारे में कि जब वह वहाँ से गुजरे तब वह उसे खत्म कर दे। ऑफिसर यह सुनकर पहले ही तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ लिंबा और ग्रेट गार्डियन उधर से गुजर रहे होते। उसे अमर तलवार के बारे में बताती है कि उन्होंने भी एक कंपटीशन रखा है, अगर कोई भी तलवार को जागरूक कर देता है तो वह तलवार उसकी हो जाती है। यह बात भी लिंबा को काफ़ी गुस्सा कर देता है। उसकी तलवार को इंसानी लोगों ने मजाक बना दिया और उसे किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। गुस्से में जब वो आगे बढ़ता है तो उसका सामना उन्हीं ऑफिसर से होता है। ऑफिसर पहले उसे रोकने की कोशिश करते हैं, तब वह अपने पावर का यूज़ करता है और एक ही बार में सभी को हरा देता है। बाद में जब वह अपनी आइडेंटिटी के बारे में सभी को बताता है तो सभी उसके सामने झुक जाते हैं। फिर वो उनसे हिडन वैली का पता पूछता है, तब यह लोग उसे चुपचाप बता देते हैं कि लिंबा वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम हिडन वैली का सीन देखते हैं, जहाँ पे पहले से ही सभी लोग आ चुके होते हैं। यहाँ पे एक पर्सनल होता है जिसका नाम फू होता है। वही इस तलवार को सबके सामने लाता है और तलवार के बारे में बताता है कि जो कोई इस तलवार को सक्रिय कर देगा यह तलवार उसकी हो जाएगी। यह सुनकर डैन के मेले का वारिस उस तलवार को छूने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे वह तलवार के संपर्क में आता है तलवार उसे दूर फेंक देती है। मिस्टर फू इस तलवार के बारे में बताते हैं कि यह पवित्र गुरु की तलवार है, इसलिए यह बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, तो सोच समझकर आगे बढ़िएगा। फिर लू फैमिली का यंग मास्टर आगे बढ़ता है। वह दूसरी तलवार से अपने हाथ पर कट लगता है और खून से तलवार
के साथ रिश्ता बनाता है, जिससे वह तलवार चमकने लगती है। इसके बाद वह तलवार को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी आसमान से उसके ऊपर बिजली गिरती है और वह दूर हट जाता है। तभी यहाँ पे लिंग और लोग आते हैं और अपनी तलवार से सभी को दूर हटने के लिए कहते हैं। सभी उससे यहाँ पे देखकर बिल्कुल भी डर जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं डरते हैं और कहते हैं कि झूठा गुलाम यहाँ पे फिर से तमाशा करने के लिए आ गया। वो कहते हैं कि इस बार वह उसके जाल में बिल्कुल भी नहीं फंसेंगे और वह इस बार इस तलवार को भी सक्रिय नहीं कर सकता। लिंग बाऊ कहता है कि क्या आप लोगों को लगता है ज़्यादा विश्वास है? सभी कहते हैं कि हाँ, उन्हें बहुत ही ज़्यादा विश्वास है, क्योंकि वह अपने साथ इस बार भवन के मालिक को लेकर आए हैं। भवन का मालिक भी यहाँ पे आता है और सीने चौड़े होते हुए कहता है कि कौन वो इंसान है जो मेरे गुरुदेव का पोजीशन छीनने की कोशिश कर रहा था, मैं उसे खत्म कर दूंगा। उसने लिंगबाऊ का चेहरा नहीं देखा होता है, इसलिए वह बढ़ चढ़कर बहुत सारी बातें कहता है, लेकिन जैसे ही लिंगबाऊ उसकी तरफ मुड़ता है और भवन का मालिक जब लिंगबाऊ को देखता है, वो उसे पहचानने के साथ डर जाता है और उसके सामने झुक जाता है। लिंगबाऊ भवन के मालिक पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि उसने उसकी जिम्मेदारी दी थी कि तलवार की हिफाजत करना, लेकिन यह तो तलवार के बलबूते पे अपनी ही रूप चालू कर रहा था, इसलिए वह आगे बढ़कर उसे थप्पड़ मारने लगता है। वह बार बार उसे थप्पड़ मारता है और उसके लिए एक की गई गलती को इसे याद दिलाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें दुनिया में भेजा था ताकि मेरे ना रहने पे तुम दुनिया को सपोर्ट करो और उनकी मुश्किलों से लोगों को बचाओ, लेकिन तुम यहाँ पे आकर मेरे नाम को यूज़ करके गलती पे गलती किए जा रहे हो। मैंने तुम सभी को चुना था ताकि तुम्हारी वजह से दुनिया शांत और सुकून भरी जिंदगी जी सके, लेकिन तुम लोग तो अपना ही फायदा देख रहे हो। इसके लिए मैं तुम्हें बहुत ही बुरी सजा दूंगा। भवन के मालिक को भी पता होता है कि उसने गलती की, इसलिए वो लिंगा की खतरनाक सजा को भी मान लेता है और चुपचाप से सजा भुगतने के लिए यहाँ से चला जाता है। फिर वापस से बारी आ जाती है लिंसी की। लिंसी यह देखकर वापस से माफी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, लोगों के बहकावे में मैं बार बार गलती कर रही हूँ, लेकिन इस बार मैं आपसे लास्ट टाइम माफी मांग रही हूँ। लिंगबाऊ भी उसे आखिरी बार माफ कर देता है और उसे भी सजा भुगतने के लिए उसे भेज देता है। जो मिस्टर फू होता है, जिसके हाथ में इस समय यह तलवार थी, वो इस तलवार को छोड़ना नहीं चाहता था और इस तलवार के सहारे वो दुनिया का राजा बनना चाहता था, इसलिए वो लिंगबाऊ से नहीं डरता है। वह कहता है कि ठीक है, तुम 1000 साल पहले राज करते थे, लेकिन तुम्हारे राज का दौर अब खत्म हो गया है। आज का राजा मैं हूँ। मिस्टर फू की यह पहली गलती होती है, इसलिए लिंसा उससे माफ करने हुए इससे कहते हैं कि अच्छे से माफ़ी मांग लो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन वो माफ़ी मांगने से इनकार कर देता है, जिससे रेड गार्डियन गुस्सा उठ जाती है और उसके कंधे पर तलवार रख देती है और उसका सर कलम करने का इंतजार कर रही होती है। लिंगबाऊ उसे रुकता है और कहता है कि इसी सजा तो मैं ही दूंगा। इसके बाद वह अपनी तीसरे अमर तलवार को आगे देता है उसके पास आने के लिए, लेकिन तलवार अपनी जगह से हिलती भी नहीं। यह देखकर मिस्टर फू से कहता है कि देखो, तुम्हारी तलवार ही तुम्हारी बात नहीं मान रही, तो लोग तुम्हारी बात क्या सुनेंगे। बाऊ कहता है कि आश्चर्य होता है कि, लेकिन थोड़ी देर के अंदर वो पता कर लेता है कि यहाँ पे जो तलवार है वो नकली है। वो तलवार को निकालता है और कहता है कि यह नकली तलवार है, और फिर वो सबके सामने उस तलवार को 2 टुकड़ों में तोड़ भी देता है। सभी आपस में फंस-फंसाकर बात करने लगते हैं कि आखिर असली तलवार कहाँ पे है। किसी को नहीं पता होता है कि वो तलवार कहाँ पे है, लेकिन लिंगबाऊ थोड़ी ही देर के अंदर पता लगा लेता है कि वह तलवार कहाँ पे। उसे पता होता है कि तलवार उसी पत्थर के अंदर है, जिसलिए वह अपने खून से उस तलवार को सक्रिय करता है और उसे आवाज़ देता है कि वह तलवार बाहर आ जाए। उसके आदेश पे जो पत्थर का टुकड़ा होता है वह चकनाचूर हो जाता है और उनमें से वह तलवार बाहर निकल आती है। तलवार को पकड़ते ही सीधा मिस्टर फू को मारने के लिए लिंगबाऊ आगे बढ़ता है। तब वो उसे धमकाता है कि मेरे फादर बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, वह तुम्हें खत्म कर देंगे। बाऊ कहता है कि ना ही मैं तुमसे डरता हूँ और ना ही तुम्हारे पिता से डरता हूँ, मेरे सामने कौन खड़ा होने की हिम्मत करेगा। और फिर वो उसका सर कलम करने वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पे एक पर्सन आ जाता है जो कि उसे रोकने की कोशिश करता है। फूफ का पिता यहाँ का राजा होता है और यह राजा का आदमी यहाँ पे फूफ को बचाने के लिए आया होता है, लेकिन लिंगबाऊ को किसी को का भी कोई डर नहीं होता है। वो अपनी तलवार का यूज़ करता है और उसके पावर से इसके अंदर ऐसी रोशनी डालता है जिस वजह से इसके पूरे बॉडी के अंदर जलन स्टार्ट हो जाती है। उसकी पूरी बॉडी अंदर से जलने लगती है, वह टूटने लगता है और अपने आप को बचाने के लिए कहता है। सभी उसे समझा रहे होते हैं कि वह राजा से पंगा ना ले, लेकिन लिंगबाऊ किसी की भी बातें नहीं सुनता। वह ना ही किसी से डरता है और ना ही घबराता है। वह कहता है कि इसने गलती की है तो इसको सजा मैं देकर ही रहूँगा। राजा का आदमी लिंगबाऊ को अब भी समझा रहा होता है कि राजा बहुत ही ज़्यादा क्रूर होंगे, अगर उनके बेटे को कुछ भी हुआ तो वह तुम्हें खत्म कर देंगे। रेड गार्डियन कहती है कि तुम्हारा राजा मेरे गुरु के सामने कुछ भी नहीं है, अगर सामना करना है तो कह दो तुम्हारे राजा को आ ही जाए। अब इन दोनों की लड़ाई को देखते हुए लोग भी आपस में बात कर रहे होते हैं कि वह किस साइड रहेंगे तो उन्हें ज़्यादा फायदा होगा। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि अगर राजा के साइड वह रहते हैं तो उन्हें ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि उनकी टीम ताकतवर है। इसलिए जो पर्सन फूक को बचाने के लिए आया होता है वह लिंगबाऊ को मारने के लिए अपनी तलवार का यूज़ करता है, लेकिन बीच में एक रेड गार्डियन आ जाती है और उसे रोकने के लिए लिंगबाऊ उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हें इस कमजोर इंसान से लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा बात करता है, लड़ता तो कुछ भी नहीं, मैं इसे एक ही बार में मार दूंगा। यह सुनकर वो उसे कहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो जहाँ मेरे एक हमले को रोक कर दिखा। ऐसा कहते हुए लिंगबाऊ पे वह हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लिंगबाऊ अपने पावर का यूज करता है और जादुई घड़ा उसकी सुरक्षा के बीच खड़ा हो जाता है, जिस वजह से वह लिंगबा को टच भी नहीं कर पाता है और उल्टा उसकी ही हालत खराब हो जाती है। वो सोचता है कि उसने इतने सालों तक
कल्टीवेशन का अभ्यास किया है, लेकिन फिर भी वह इसके सामने कमजोर की है। अब वो पर्सनल कुछ समझ पाए उससे पहले ही लिंबाओ अपनी तलवार की ताकत का यूज करता है और उसके पावर से उसे टुकड़ों में तोड़कर खत्म कर देता है। उस इंसान को खत्म होते ही तुरंत यहाँ पे राजा भी आ जाता है। राजा को देखते ही आसपास सभी लोग उसके बेटे के बारे में बताने लगते हैं और साथ ही लिंबाओ के बारे में भी बताने लगते हैं कि वो यहाँ पे तबाही मचा रहा है। राजा को देखकर पहले लिंबाओ उसके बेटे की गलतियों के बारे में उसे बताता है, लेकिन राजा को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वो उसे कहता है कि यह मेरा बेटा है और यह कुछ भी कर सकता है, जिस वजह से लिंबाओ को गुस्सा आ जाता है और वह तुरंत अपनी पावर का यूज करता है और वापस से फू की बॉडी में वह जन्म पैदा कर देता है और उसे वहाँ से गायब कर देते हैं। राजा के ही सामने उसकी बेटी को इस तरीके से खत्म करने की वजह से भीड़ घबराने लगती है। आगे इन दोनों के बीच में क्या होगा, लिंबाओ राजा को भी माफी मांगने का एक मौका देता है और कहता है कि जल्दी से मेरे सामने झुककर मुझसे माफी मांग लो ताकि मैं तुम्हारी जीवन बख्श दूं। लेकिन राजा तो माफी मांगने से मना कर देता है। अब लिंबाओ को राजा के बारे में कोई भी गलत चीज अभी तक नहीं मिली थी जिससे वह उसे कड़ी सजा दे सके, इसलिए वह उसके अहंकार को पहले तोड़ने की कोशिश करता है और फिर उसके सामने वह अपनी पावर से उसे 3 बार पूरी आज्ञा के अनुसार झुकाता है ताकि उसका एटीट्यूड चूर हो सके। साथ ही वह राजा के बातें से ब्लड भी निकाल देता है ताकि राजा को एहसास हो सके कि उसे गलती की सजा मिली है। सबके सामने राजा को बुरी तरीके से हराने के बाद वो यहाँ से जाने का फैसला करता है और ग्रेट गार्डियन से दूसरी तलवार के बारे में पूछता है। ग्रेट गार्डियन बताती है कि वो आखिरी तलवार ब्लू सिटी में है। इसके बाद वो लोग यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। आगे बढ़ने के बाद सोचता है कि आखिर यह सारे लोग ऐसे पोस्ट पे कैसे चले गए बिना किसी काबिलियत के। लगता है कि इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा गलत काम किया हुआ है। वह ग्रेट जनरल से इन सारी चीज़ों के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। ग्रेट जनरल को जितनी समझ होती है वह कहती है कि इन सभी से एक पर्सन हमेशा जुड़ा रहता है, वह सिटी का लॉर्ड है और कल उसका बर्थडे भी है, तो काफ़ी सारे अमीर लोग यहाँ पे आने वाले हैं। हम पता लगा सकते हैं कि ये सभी चीज़ों को कैसे कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम शहर के लॉर्ड को देखते हैं जिसका आज बर्थडे होता है, इसलिए काफ़ी सारे अमीर लोग अपने साथ काफ़ी अच्छे गिफ्ट लेकर आए होते हैं ताकि वह उन्हें खुश कर सके। थोड़ी देर के अंदर यहाँ पर राजा भी आ जाते हैं जो कि वह भी काफ़ी सारे कीमती उपहार लेकर आए होते हैं और साथ में एक झूठा फरमान भी लेकर आए होते हैं जिन्हें वह ड्रैगन किंगडम का फरमान बता रहे होते हैं। असल में जिन 4 देवदूतों को लिंग लोग ने पूरी दुनिया का हिफाजत करने के लिए कहा था, वह 4 लोग बहुत ही ज़्यादा दुष्ट थे। उन्होंने ड्रैगन किंगडम के सभी खजाने को चुरा लिया था और आपस में बांट लिया था और उस तलवार को भी आपस में बांट लिया था, जिस वजह से वह धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा अमीर हो गए थे। लॉर्ड के पास भी पवित्र गुरु की तलवार का एक पार्ट था जो कि अचानक से बहुत ही तेजी से साइन करने लगा था। सभी के सर में दर्द होने लगता है उसके साइन से। तलवार को चमकते हुए देखकर लॉर्ड डरने लगता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि तलवार जब चमक रही है तब कुछ ही देर के अंदर पवित्र गुरु भी यहाँ पे होंगे, उसका खत्म होना भी होता है। तभी यहाँ पे पवित्र गुरु भी आ जाते हैं जो कि काफ़ी गुस्से में होते हैं। वो सिटी लॉर्ड से वह तलवार मांगते हैं और कहते हैं कि वह जो कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन लोगों के बहकावे में आकर वो उनका साथ नहीं देते और ना ही उनके अमर तलवार को उन्हें वापस करते हैं, जिस वजह से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा वो तलवार मुझे नहीं दे रही हो तो क्या तलवार तुम्हारी है। यह सुनकर सिटी लॉर्ड कहते हैं कि हाँ वो तलवार मेरी है, झूठ बोलते ही ताकि वह तलवार पा सके और यहाँ पे भी राज कर सके। लेकिन यह सुनकर लिंबाओ कहता है कि ठीक है वो तलवार तुम्हारी है, मतलब कि तुम उस तलवार के गुरु हो, तो जाओ उस तलवार को ले आओ। वो आसपास के लोग भी इसे चढ़ा रहे होते हैं और उन सभी की बातें सुनकर सिटी लॉर्ड अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझने लगता है और उस तलवार को लेने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने लगता है। उसके पहले कदम पे ही तलवार की ऊर्जा उसकी गर्दन काट जाती है, लेकिन फिर भी वह रुकता नहीं है। वह लोगों की बहकावे में फिर से आगे बढ़ने लगता है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है तलवार उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रही होती है, लेकिन वह तो यह मान भी नहीं रहा होता है कि तलवार उसकी परीक्षा ले रही, इसलिए वो लिंबाओ के वार्निंग को भी नहीं सुनता है और चुपचाप उस तलवार तक पहुंच जाता है। तलवार तक पहुंचने के बाद तलवार अपने पास से ऐसी ऊर्जा बाहर निकालती है जिससे वो सिटी लॉर्ड को पूरी तरीके से नष्ट कर देती है और सिटी लॉर्ड गायब हो जाता है। यह देखकर लोग डरने लगते हैं। लिंबाओ कहता है कि क्या यहाँ पे कोई और है जो कि मेरी तलवार को लेना चाहता है। वो सभी तरफ से इशारा करता है, लेकिन सभी उसे देखकर डर रहे होते हैं। वो मना करते हैं कि वह तलवार को लेने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन राजा तो लिंबाओ से बिल्कुल भी नहीं डर रहा होता है। वो उसे कहता है कि अच्छा तुम अपनी पावर का प्रदर्शन करके मुझे हैरान करने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं भी अपने साथ किसी को लाया हूँ जो कि आज तुम्हें पूरी की तरह से खत्म कर देगा। यह सुनकर लिंबाओ कहता है कि अच्छा उस इंसान को भी बुला लो, तो मैं भी उसे मिल लेता हूँ। और फिर वह बैठकर अपनी तलवार के साथ उसका इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर के अंदर यहाँ पे इविल ऑफ गॉड आता है जिसने अपना आधा फेस मास्क कवर कर लिया होता है। लिंबाओ को चुनौती देता है कि वह थोड़ी देर के अंदर उसे बुरी तरीके से खत्म कर सकता है। यह सुनकर लिंबाओ कहता है कि मैं तुम्हें मेरी तलवार को एक बार भी यह लिया ना तो मैं समझ लाऊंगा कि तुम ताकतवर हो। फिर वह अपनी तलवार का यूज़ करता है और पहला वार इविल ऑफ गॉड पे करता है, लेकिन उसके वार का इस पे कोई भी असर नहीं होता है। यह देखकर वह फिर से दूसरी बार ट्राई करता है, लेकिन इस बार भी इसके वार से उससे कुछ भी नहीं होता है, इसलिए वह तीसरी बार भी ट्राई करता है और इस लास्ट टाइम के बाद भी कुछ भी नहीं होता है। तब वह अपनी तलवार को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाने की कोशिश करता है। वह अपनी सभी तलवारों को इकट्ठा करता है और उन्हें आवाज़ देता है। उसके आवाज़ से हज़ारों किलोमीटर की दूरी
तलवार भी उसकी बात सुन लेती है और उसके बुलाने पे उसके पास आने लगती है। तेजी से बहुत सारी रफ्तार से हजारों तलवार उनके आसपास आ जाती है, उसे आसपास घूमने लगती है। उसकी तलवार अब बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी, इसलिए पर इस बार जब वो अपनी तलवार का यूज़ करता है इसे खत्म करने के लिए और पावर का यूज़ करता है, तब एक ही बार में इविल हाफूगार्ड पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। उसके बाद बारी आ जाती है वापस से राजा को खत्म करके के लिए वो आगे बढ़ता है, लेकिन राजा उसे बताता है कि भले ही तुम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन तुम्हारा एक परिवार भी है, तुम्हारे माता पिता भी इस दुनिया में है। इन्होंने तुम्हें कई साल तक पाल पोस कर बड़ा किया है, अगर मैं उन्हें खत्म कर देता हूँ तो हमें कैसा लगेगा। लिंग बाऊ नहीं डरता है, क्योंकि उसने पहले ही ग्रेट गार्डियन को अपने माता पिता की सुरक्षा के लिए भेज दिया था। थोड़ी देर के अंदर यहाँ पे ग्रेट गार्डियन आती है और बताती है कि आपके पिता की जान चली गई है और आपकी माता का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। यह सुनकर वो परेशान हो जाता है। भले ही उन लोगों ने इसे पैदा नहीं किया था, लेकिन इंसानी दुनिया में आने के बाद उन्होंने ही इसका पालन पोषण किया था, इसलिए वो उससे पूछता है कि बताओ वह दोनों कहाँ पे, तुमने उन्हें किस तरीके से मारा। यह सुनकर वो बताता है कि उसने उसके पिता को तो पहले ही जान से मार दिया है, लेकिन उसकी माँ को अभी भी उसने अपने कब्जे में रखा है। सुनकर वो उसे जान से मारने की कोशिश करता है, माँ के बारे में पूछता है, लेकिन वो नहीं बताता है। तब अपनी पावर का यूज़ करता है और उसे खत्म कर देता है। कुछ लोग आगे आकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह फिर भी नहीं रुकता है। आखिर में वह राजा को खत्म कर देता है। एक पावरफुल इंसान राजा को बचाने के लिए लिंग बाऊ से दुश्मनी मोड़ लेता है और लिंग बाऊ, जो कि इस समय अपने परिवार को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान था, वह ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए तुरंत अपनी पावर से मौसम बदल देता है और एक बिजली गिरकर उससे पूरी तरीके से खत्म कर देता है। और फिर वह अपनी इंसानी दुनिया वाली माँ के पता लगाने की कोशिश करता है। पता लगाते लगाते वो ड्रैगन किंगडम के किंग पैलेस पहुंच जाता है और अपने माता पिता से मिलता है। यहाँ पे आने के बाद उसे पता चलता है कि उसके पिता ने ही उसकी माँ को अगवा किया है, ताकि वह इंसानी दुनिया के प्रॉब्लम्स को छोड़कर वापस से ड्रैगन कबीले में आ सके। थोड़ी देर के बाद यहाँ पे लिंसी भवन के मालिक और वो पावरफुल सैनिक भी आ जाते हैं, जो कि काफ़ी समय से राजा के साइड में थे। यहाँ पे आने के बाद लिंग बाऊ को पता चलता है कि उसके पिता पहले ही बहुत ही ज़्यादा नफरत करते थे, क्योंकि लिंग बाऊ अपने पिता से कई गुना ज़्यादा ताकतवर था। राजा को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी कि उससे ज़्यादा पावरफुल उसका बेटा हो, इसलिए उसके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट किया और उसे इंसानी दुनिया में भेज दिया। लेकिन जब राजा ने देखा कि लिंग बाऊ इंसानी दुनिया में जाने के बाद भी खुशी से रह रहा है और अब उसके पास एक सच्चा परिवार भी है, तब उसे जेलसी होने लगी कि लिंग बाऊ किसी और को अपने पेरेंट का प्यार कैसे दे सकता है। वह वापस से लिंग बाऊ को वापस अपनी दुनिया में लाना चाहता था, जिसके लिए वह इतना ज़्यादा तमाशा क्रिएट करता है। लिंग बाऊ को जब यह सारी बातें पता चलती है कि वह काफ़ी समय से अपने माता पिता की कठपुतली बन गया था, तब उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने पिता से पूछता है कि उसकी इंसानी माँ कहाँ पे है, लेकिन पिता उसे कुछ भी नहीं बताता है। यह देखकर अपने पास से एक छोटी सी डिबिया निकालता है, जो कि उसी बुढ़ी औरत की होती है, जिसे देखकर लिंग बाऊ काफ़ी ज़्यादा पैनिकल होता है। लेकिन राजा फिर भी उसे कुछ नहीं बताता है, इसलिए वो अपने खून से सारे फरमान जारी करता है और अपने पिता के साथ अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ देता है और अपनी माँ को ढूंढने के लिए निकल जाता है। महल को छोड़े हुए उसे काफ़ी साल बीत जाते हैं, लेकिन फिर भी वह अपनी माँ को ढूंढ नहीं पाता है। उसकी मदद अभी भी ग्रेट गार्डियन कर रही होती है। वह काफ़ी समय पता लगाने के बाद लिंग बाऊ को बताती है कि तुम्हारी माँ काफ़ी समय से तुम्हारी एक्स खयन से साऊ फैमिली के परिवार में रह रही थी, क्योंकि तुम्हारे पिताजी को लगा था कि वो जगह अभी काफ़ी अच्छी है तुम्हारी माँ को छुपाने के लिए। लेकिन हाल फिलहाल में हमें पता चला है कि उन लोगों ने आपकी माँ को बहुत ही ज़्यादा परेशान किया था, जिस वजह से हाल फिलहाल में उनकी मौत हो गई है। सुनकर तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और उन दो माँ बाप को पूरी तरीके से खत्म करने का डिसाइड कर देता है। इस तरह दूसरी तरफ हम एक्स फैंसी को और उसकी माँ को देखते हैं। ड्रैगन किंगडम के राजा की मदद करने की वजह से उन्हें काफ़ी सारी कीमती भार मिला हुआ होता है, जिन्हें देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी। लेकिन थोड़ी देर के अंदर यहाँ पे लिंग बाज आता है एक बड़े से बक्से के साथ। वो उन्हें कहता है कि आज तक आप लोगों ने मेरे लिए ही अच्छे काम किए हैं, इसलिए मैं आप लोगों के लिए कुछ लेकर आया हूँ। वो बॉक्स को टेबल पर रखता है और कहता है कि इसे खोल कर देख लो। जब वो बॉक्स ओपन करते हैं तब वह देखते हैं कि इसमें तो उस पर्सन का चेहरा है जिसके साथ एक फैंसी की शादी हुई है। वो उसे देखकर बुरी तरीके से डर जाती है और फिर लिंग बाऊ उनसे बताता है कि आज वो यहाँ पे किस लिए आया है। आज वो यहाँ पे आया है ताकि वो दोनों को खत्म कर सके। फिर वो इनकी गलतियों को काउंट करने लगता है। यह अपनी गलतियों को छुपाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। तभी यहाँ पे ग्रेट गार्डियन आती है, जो कि अपने हाथ में 2 सफ़ेद कपड़े लेकर आई होती है। पहले ही कपड़े से वो बुरी औरत का गला घोटती है और दूसरी उसे जान से मारती थी लिंग बाऊ के कहने पे। बाद वह बुरा दूसरा कपड़ा लेते एक फियोंसे के खत्म करने के लिए उसका गला घोट रही होती है, लेकिन लिंग बाऊ उसे रोक देता है और कहता है कि इसे जाने दो, अब इसके पास ना ही पैसा है और ना ही परिवार। मैं इसे एक ऐसी सज़ा देना चाहता हूँ जिसे यह तिल तिल कर मर सके, इसलिए इसे इसके हाल पे छोड़ दो। और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और इसी सीन पे इस ड्रामे का दी एंड हो जाता है। आपको यह